सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। हरे कृष्णा हरे राम। तो दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि मेरा एक और नया गीत आ रहा है जिसका नाम है हारुल पुआड़ा। तो दोस्तों, ये कोई नया नहीं है। इन पुआड़े को हमारे बुजुर्ग पहले किसी और तर्ज में गाया करते थे, परंतु उस तर्ज को आज कोई पसंद नहीं करेगा। इसलिए हमने उन पुआड़े को एक नई तर्ज दी है ताकि लोग इसे कहानी के रूप में भी सुने और इसमें अच्छा म्यूजिक हो तो इसे और ज़्यादा लोग सुनेंगे। दोस्तों, ये पुआड़े सैकड़ों वर्ष पहले से गाए जाते थे। ये घटना है शिवपुर बुआई। इनको शिलावड़े बुआड़ के पुआड़े कहा जाता है। जो पहले बुजुर्ग गाते थे, शायद कई लोगों ने सुने भी होंगे। उन्हीं पुआड़ों को हमने यहाँ हारुल का रूप दिया है और आप लोगों के समक्ष मनोरंजन के लिए भी और एक पौराणिक घटना जो है उसको जिंदा रखने के लिए भी हमने इसे गाया है। दोस्तों, ये पुआड़े सत्य घटना पर आधारित है। ये शिवपुर भुआई, वहाँ पर कई सैकड़ों वर्ष पहले एक विवाद हुआ था, बहुत तगड़ा विवाद, जिसपे दो राजपूत पक्ष साठी और पाशी आपस में लड़े थे और उसमें दर्जनों लोग मारे गए थे। उसी पर ये पुआड़े गाए जाते थे। जो साठी और पाशी का ये विवाद हुआ, उसका जन्म कहाँ से हुआ, वो विवाद हुआ क्यों, मैंने इसे वहीं से स्टार्ट किया है कि ये विवाद आखिर हुआ क्यों। दो राजपूतों को आपस में अहम हो गया, जिसने बाद में एक भयंकर रूप जो है, एक भयंकर लड़ाई का रूप जो है वो धारण कर लिया था। तो दोस्तों, मैं आपको इन पुआड़ों की कहानी जहाँ तक मैंने गाया है वहाँ तक विस्तार पूर्वक कहता हूँ, और आगे जो है इसका दूसरा भाग जब आएगा तो अगला भाग भी संक्षिप्त में आपको समझाऊंगा कि ये आखिर घटना क्या थी। तो लीजिए, आप जहाँ से इस विवाद ने जन्म लिया था, मैं वहाँ से ये कहानी शुरू कर रहा हूँ। तो दोस्तों, हुआ यूं कि भुआई और शिवपुर आमने सामने है। भुआई में जो है वो साठी पक्ष के राजपूत रहते हैं और शिवपुर में जो है या शिलावड़े जो है वो पाशी पक्ष के राजपूत हैं। तो जो साठी पक्ष का राजपूत है, उनके वहाँ एक नतिया नाम का डेटी पंडित वो रहता था, जो अधेड़ उम्र में होते हुए उसके पास कोई संतान नहीं थी। शायद 50-55 की एज में जो है उसकी पत्नी चल बसती है और वो अकेला रह जाता है। फिर किसी रिश्तेदार ने अपनी बेटी को उनको सौंप दिया या अपनी बेटी का विवाह उस नतिया के साथ करवा दिया कि भाई इसका भी अंश समाप्त नहीं होना चाहिए। और जिस लड़की की शादी उससे हुई वो नौजवान थी। पहले ऐसा होता था। तो 4-5 वर्ष बीतने के बाद नतिया पंडित और उस लड़की के पास, जिसका नाम था तुंगो यानी कि तुंगलो, उसके पास 4 बच्चे हो जाते हैं। और फिर उस नतिया का घर भी बच जाता है। तो
नतिया पंडित जो है वो अपने घर में काम करता है और जो उसकी डेटिन है वो पंडतानी है उसकी उसकी पत्नी, वो बछड़ू चुगाने को ले जाती है। बछड़ू और गाय वो चुगाने को ले जाती है जंगल में। उधर से जो पाशी पक्ष का एक और डेटी था जिसका नाम था जमालू, वो भी अपनी बकरियां लेके उस जंगल में चुगाने आया करता था। अब उस समय कोई मनोरंजन का साधन नहीं होता था। एक लामण, गंगी या भाभी, इसी से लोग अपना मनोरंजन करते थे। हम भी बचपन में जब जंगल में जाया करते थे पशु के पास, तो हम भी इसका गायन करते थे। तो वो आपस में दोनों एक एक दूसरी साइड से वो लामण लगाने लगते थे। तो जमालू पंडित जो है वो कुछ ऐसे चुभते हुए शब्द उसको बोलता तुंगलों को कि उसके वो दिल में चुभ जाते हैं। जैसे कि वो कहता कि भाई उसमें कहता भी तू बहुत सुंदर है और तू तो हर किसी के दिल में घर कर सकती है, परंतु कहाँ इस नतिया के साथ जो तेरे को, इसके साथ तो तू बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कहाँ तेरे को इस बूढ़े आदमी के पीछे जो है वो तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो तुंगलों को भी लगता कि ये बात तो सही कह रहा है। तो एक दिन उसने कह ही दिया वापस कि भाई अब जो तो राजा महाराजा आए उनसे तो मेरी शादी होने से रही, परंतु यदि तुझे मुझ पर इतनी ही दया आ रही है तो एक काम कर ले कि तू ही मुझे अपने साथ जो है भगा के ले जा। तो जमालू जो है वो थोड़ा लुंड किस्म का आदमी था, वो नजदीक आया और उसने तुंगलों से कहा कि क्या तू सच कह रही है? तो उसने कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूं। तो उन दोनों ने जो है वहां से भागने का फैसला कर लिया। और तब उस तुंगलों ने जो है वो दराती और रस्सी, वो जो वहाँ गांव के और कुछ गवाले थे उनके पास सौंप दी कि ये मेरे पहले वाले पति नतिया को दे देना, उसको कहना कि भाई अपने बच्चे खुद पाल ले और मैं तुझ जैसे बूढ़े आदमी के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैं जमालू के साथ भागकर शादी कर रही हूँ। अब होता क्या है कि शाम के वक्त नतिया पंडित भी उसका इंतज़ार कर रहा होता है। बच्चे रो रहे होते हैं कि माँ हमारी कब आएगी। नतिया पंडित भी उसका इंतज़ार कर रहा था कि यार इतनी देर कहाँ रह गई हो, अब तक तो हमारी बछड़ी गाय जो है आ जाने चाहिए थे और वो अभी तक आई नहीं। तो नतिया पंडित ने जो है वो गांव के गवालों को पूछना शुरू किया कि बच्चों ये बताओ कि मेरी पत्नी कहाँ है? वो भी तो गाय चुगाने, बछड़ू चुगाने गई थी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। तब उन गवालों ने तुंगलों की दराती और रस्सी नतिया को सौंपते हुए कहा कि डेटी मामा ये पकड़ो दराती और रस्सी, आपकी पत्नी ने कहा है कि अपने बच्चे खुद पाल लेना, मैं जमालू के साथ भागकर शादी कर रही हूँ। ये खबर सुनते ही नतिया पंडित को जो है एक शौक लग जाता है, बिल्कुल कि वो थोड़ा हक्का बक्का सा रह जाता है और वो रोने लग जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। बुढ़ापे में शादी की थी, इससे अच्छा तो अकेला ही ठीक था, अपनी ज़िंदगी जैसे कैसे झेल भी लेता। लेकिन अब इन 4 बच्चों का लालन पालन करना या इनका पालन पोषण करने की जिम्मेवारी भी मुझ पर आ गई है। वो तो इनको छोड़कर चली गई, अब मैं इन बच्चों को कैसे पालूंगा। बहुत मुश्किल से पूरी रात वो सोचता रहता है, कभी उठ के बैठ जाता है, सोचने लगता है कि अब क्या होगा। और फिर सुबह उठते ही जैसे ही रात खुलती है वो बुहाई गांव आ जाता है और वहाँ का जो सियाना, जो नंबरदार जो था, उनका नाम था रामजू। वो 2 भाई थे, रामजू और जेलू। उनके घर वो आ जाते हैं। तम्बाकू पीने के बाद उन्होंने कहा कि पंडित जी
आप हमारे कुल के डेटी हो, आप कहाँ से सवेरे सवेरे आ गए। तब नतिया पंडित जो है रोकर अपनी बिथा सुनाता है कि सियाणा जी या नंबरदार जी, और मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरी पत्नी ने मेरे साथ धोखा किया है और मेरे लिए तो दुश्मनी के लिए खड़ा हो गया है फांसी का डेटी। देखो कितनी चतुराई से उसने भी अपनी ये बात रखी। खाली डेटी ने, उसने ये कह दिया कि फांसी का डेटी जो है वो मेरे साथ अन्याय कर रहा है और वो मेरी पत्नी को भगा कर ले गया है। तब सियाणा रामजू और जेलू सोचने के लिए विवश हो जाते हैं। तब उन्होंने कहा कि डेटी मामा, कुछ दिन का इंतजार कर लो। अभी यहाँ पर एक मेला लगता है, विशु मेले हमारे पहाड़ों में लगते हैं, कि अभी यहाँ पर एक मेला लगता है और यदि ये विवाद उठ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि उस मेले में लड़ाई हो जाए तो खामोखाही लोग मारे जाएंगे। इसलिए कुछ दिन का सब्र कर लो, बाद में हम आपकी पत्नी को ले आएंगे। परंतु नतिया डेटी भी थोड़ा चालू किस्म का आदमी था। उसने सोच लिया कि यदि ये बात अभी क्लियर नहीं हुई तो ये राजपूत है, भूल जाएंगे बाद में इनका क्या है। उसने अपनी जेब से जो है वो छुरा निकाल दिया, चाकू अपनी जेब में ले गया था और उनको कहा कि देखो नंबरदार जी, यदि आपने मेरे साथ न्याय नहीं किया तो मैं यहीं पर आपके घर में ही आत्महत्या कर लूँगा। मैं इतना परेशान हूँ, मैं एक रात जो है वो मुश्किल से काट पाया हूँ। सोचते सोचते मेरे 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको कैसे पालूंगा, अधेड़ आदमी हूँ मैं। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो ये 4 बच्चों की जिम्मेवारी आप पर है और मैं आत्महत्या आपके घर में कर रहा हूँ और आपका घर है, यदि मैंने इस घर में आत्महत्या कर ली तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा। तब जो है वो रामजू और जेलू की जो पत्नी थी वो शिलावड़े की ध्यान थी, यानी कि शिवपुर से उसका मायका था। वो अंदर आती है ये बात सुनकर और नतिया डेटी के सामने जो है गिड़गिड़ाने लगती है, हाथ जोड़कर उससे विनती करती है कि डेटी मामा, ऐसा अन्याय मत करना, आप हमारे घर में आत्महत्या नहीं करना। यदि आपने ऐसा किया तो हमारा तो ये घर ही छूट जाएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे। और रही आपके पत्नी की बात, तो मैं अपने बेटे को भेजती हूँ, वो लेके आएंगे, आप निश्चिंत हो जाओ। और तब वो अपने बेटे को जो बुआई के लिए रवाना करती है, जिसका नाम था चंदू। तो यहाँ तक मैंने ये हारुल गाई है, ये संक्षिप्त में मैंने आपको बताया भी दिया है। और इसके बाद का जो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, अगला भाग जब इसके बाद का आएगा तो उसे भी संक्षिप्त में सुनाऊंगा। आगे होता यह है कि जब चंदू शिवपुर जाता है और वहाँ से जमालू को और उस तुंगलों को पकड़कर वापस भुआई ले आता है, तो उस जमालू की पिटाई होती है, उसके गले में जो है कच्चे चाम को डाला जाता है। परंतु गलती उन्होंने एक कर ली कि उसको बिजट महाराज के मंदिर के साथ बांध दिया, जिससे बिजट महाराज का शाप भी साठी पक्ष को लग गया, जो कि बाद में महाराज ने खुद भी बताया। इसी वजह से इस लड़ाई में साठी पक्ष को जो है वो हार का सामना करना पड़ा था। साठी पक्ष के युवा जो है वो ज्यादा मारे गए थे। तो जब उसको वहां से लाया जाता है, फिर एक शर्त पर उसको छोड़ दिया जाता है कि भाई तू या तो चांदी का भर के पाथा, जिसको बोलते हैं एक पात्र होता है, कि चांदी के सिक्के का वो पात्र भर दे और ऊपर एक स्वर्ण की अशर्फी रख दे, ये तेरे ऊपर दंड है, यदि ये दे सकता तो तुझे छोड़ देंगे, वरना तो नहीं। तो वो सब देने में जमालू असमर्थ था, तो उसने कहा कि मैं आपके यहाँ जो है वो वेट कर लूँगा, यानी कि आपकी नौकरी कर लूँगा उम्र भर, लेकिन मुझे छोड़ दो। और तब उस शर्त पे उसको छोड़ दिया जाता है कि 1 हफ्ते बाद वापस आना।
और जब वो वापस अपने गांव जाता है तो वो अपने जो बुआई के जो नंबरदार थे उन्होंने उससे कहा, भाई जमालू तू उल्टे काम क्यों करता है, हमने इस तरह की बात सुनी कि तू वहाँ से कोई डेटिन भगा के लाया था, नतिया की घरवाली को भगा के लाया था। तो उसने अपनी उल्टी कहानी रख दी, अपना पक्ष रख दिया और वहाँ पर उसने जो है वो मतलब अपने आप को सच्चा साबित करने में लगा रहा, और ताकि इनको मुझ पर दया आ जाए, और हुआ भी वही। तो उन्होंने उसे वहाँ से वापस नहीं आने दिया उनकी काम करने के लिए, और फिर बुआई से एक व्यक्ति को भेजा जाता है शांति दूत बना करके, जो देव भाइयों में से था, उसको शांति दूत बना करके जो है वो बुआई के लिए शिवपुर के लिए भेजा जाता है, एक संदेशा दे के, भाई इसमें आप निर्णय कर लो। परंतु उस शांति दूत ने तो आग में घी डालने का काम कर दिया, उसने और आग लगा दी। और बस फिर क्या था, दोनों पक्षों में भयंकर लड़ाई हुई, कौन कौन लोग मारे गए, कितने लोग मारे गए, किस ढंग से उन्होंने सेनाएं तैयार की। उस लड़ाई में सिर्फ जोगड़ा शणकवान जो है वो शामिल नहीं हुए थे, बाकी हामल से लेकर ठुंडू भी उसमें शामिल हुए, साठी पक्ष के साठी के साथ शामिल हुए, और पांशी पक्ष के जो राजपूत थे वो पांशी पक्ष के साथ शामिल हुए। तो एक छोटी सी गलती पे जो है कि जमालू ने और तुंगलों ने गलती की, लेकिन दोनों राजपूत अपने अहम में आकर, अपने घमंड में आकर के कि ये हमारा डेटी है, हमारा पंडित है, ये हमारा पंडित है, और उनके खातिर जो आपस में लड़कर कट मरे। ये कहानी मैं संक्षिप्त में आपको बाद में बताऊंगा जब इसका भाग 2 आएगा। तब तक के लिए जय श्री राम। मैं जो ये नया गाना रिलीज हो रहा है तब तक आप इसको सुनिए, इसको समझिए, इसमें यही कहानी है जो मैंने बताई है। धन्यवाद। जय हाटी जय माटी।